आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन का। ठीक है, मतलब जब भी हम लोग अभी बात किए थे ना पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का, उसका फैक्टर क्या है रोल प्ले करेगा। यदि हम लोग बात करेंगे कि किस रीजन में ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिल रहा है, किस रीजन में कम पॉपुलेशन मिल रहा है, डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी कम है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ फैक्टर होगा। ऐसे नहीं होगा कि वो कहीं भी जाके कोई भी बस जा रहा होगा, नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। उसके पीछे कुछ नेचुरल फैक्टर होगा। फॉर एग्जाम्पल यदि नॉर्मल लिविंग की बात किया जाए, यदि नॉर्मल लिविंग बींग्स की बात किया जाए, तो उसके जब तक उसके पास सुटेबल कंडीशंस नहीं होता है रहने का, वो वहां पे सर्वाइव नहीं करता है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करेंगे, आप लोग एडेप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। एडेप्टेशन हमारे पास होने के पीछे रीजन होता था कि वो क्लाइमेटिकल कंडीशन और उस लिविंग बींग्स को वहां पे रहना और उस माहौल में ढल जाना, और वो क्या करते थे वहां पे अपने आप को बस जाते थे। क्यों बसते थे? तो उसको सुटेबल कंडीशंस मिलता था, जिसकी वजह से वहां पे क्या होता था, वो लोग रहते थे। क्लियर है बात समझ? तो हमारे जो पॉपुलेशन की बात जो किया जाएगा, उस पॉपुलेशन में हमने देखना है कि फैक्टर क्या क्या है जिसके वजह से लोग इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। उसका पॉपुलेशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड या इंडिया के अंदर जो भी हमारे पास है। क्लियर समझ में? इसमें दो तरीके से हम लोग देखेंगे। यहाँ पे एक तो वर्ल्ड वाइड देखा जाएगा और एक इंडिया का अपना जो हमारा प्यारा देश भारत है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे। क्लियर? तो दो फैक्टर है जिसकी वजह से ये डिपेंड करता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। वो है पहला जियोग्राफिकल फैक्टर्स और दूसरा है ह्यूमन फैक्टर्स। क्लियर? जियोग्राफिकल फैक्टर्स में टोपोग्राफी एंड रिलीफ। कहने मतलब है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या है? वहां का लैंड, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, वहां जिस तरीके से है उस पर डिपेंड करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग लद्दाख के एरिया में चले जाते हैं। ठीक है, लद्दाख एरिया में जब जाओगे तो वहां पे आपको कैसे दिखेगा? पूरा टेरन एरिया है, पहाड़ी है, पूरा स्लोपी है। यदि वो वहां पे कोई बसना चाहता है, घर बनाना चाहता है, यदि कोई वहां पे फार्मिंग करना चाहता है, एग्रीकल्चर करना चाहता है, ट्रांसपोर्टेशन है, इंडस्ट्रीज लगाना चाहता है, तो वो क्या सुटेबल है क्या उस कंडीशन के लिए? अनुराग होगा क्या वो सुटेबल है उस कंडीशन के लिए? नहीं है कंडीशन सुटेबल। तो वो क्या है, तो वो टोपोग्राफी भी डिपेंड करेगा कि वो ऐसे टोपोग्राफी होना चाहिए कि यदि आने जाने का, रहने का, एग्रीकल्चर करने का, कुछ बिजनेस करना है, वहां पे सर्वाइव करना है, तो उनका टोपोग्राफी एकदम उनके अनुसार होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ट्राइबल पीपल की बात कर लेते हैं, तो ट्राइबल पीपल को यदि बोला जाए कि आके शहर में रह ले, तो वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका जो रहन सहन, जो एडेप्टेशन हो चुका है, वो कैसे हो गया? फॉरेस्ट एरिया जैसा हो गया। उनको उसी में उनका क्या हो रहा है, सब कुछ सर्वाइवल नीड्स फुलफिल हो रहा है, तो वहां पे रह रहे हैं। जैसे हम लोग को बोल दिया जाए कि चले जाओ आप लोग रह लेना लद्दाख वाले एरिया में, तो हम लोग नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वहां का जो कंडीशन है रहने का, वहां पे हम लोग को रहने में क्या लग जाएगा? सालों लग जाएंगे। अडेप्ट होने में क्या हो जाएगा? सालों लग जाएंगे। हमारा बॉडी भी उस तरीके से क्या होगा? सर्वाइव नहीं करेगा, है ना। वहां पे बिजनेस भी सही से नहीं होगा, हमारा इनकम भी नहीं हो पाएगा, तो हम लोग वहां पे रहने के लिए ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं करेंगे। घूमने के लिए ठीक है, चले जाइए, घूम के आ जाइए, लेकिन रहने का जो बात आएगा वो हम लोग नहीं कर पाएंगे। क्लियर बात समझ में? जैसे अगर अरुणाचल प्रदेश का देखें ना, पॉपुलेशन डेंसिटी कितना था? 17 था पर किलोमीटर स्क्वायर 17। रीजन उसके पीछे क्या था? वो टोपोग्राफी है और कुछ नहीं। वो टोपोग्राफी इस तरीके से है कि वहां पे अधिकतर लोग जो है दूर दूर तक एक छोटे मोटे घर दिखते हैं। मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर में 17 लोग, समझ रहे हो कितना? मतलब कि 1 किलोमीटर के स्क्वायर में 17 ही लोग। अब एक घर में ही तो 17 लोग हो जाते, तो ऐसे अंदाजा लगा लो कि मतलब एक किलोमीटर के अनुसार, 1 किलोमीटर के एरिया में दायरे में क्या है? एक ही घर दिखने को मिल रहा है। समझ में? तो इस तरीके से क्या है, वो किस पे डिपेंड किया है? टोपोग्राफी एंड रिलीफ। क्लियर है? अब इस जगह पे देखिएगा क्लाइमेट। क्लाइमेट ऐसा होना चाहिए जो सुटेबल फॉर आवर लिविंग बीइंग्स होना चाहिए। हार्श क्लाइमेट भी नहीं होना चाहिए। पता चला कि एकदम दिन भर रात भर बर्फबारी हो रही है, -डिग्री सेल्सियस। सियाचिन ग्लेशियर सबसे हमारे पास वर्ल्ड का सबसे ऊंचा कहा जाता है वॉरफेयर एरिया है, जहाँ पे लड़ाई मतलब इंडिया में है वो सियाचिन। ठीक है, अब वो वहां पे सर्वाइव करने का मतलब वहां पे -45-50 के रहता है टेम्परेचर। यदि वहां पे सर्वाइव करने के लिए बोला जाए, क्या होगा? पॉसिबल नहीं। जाके घूम के आ होगा, लेकिन वहां पे रहने के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ना खाने की भी हमारी पॉसिबिलिटीज होगा, नहीं ट्रांसपोर्टेशन का होगा, क्योंकि जो भी फ्यूल्स यदि कार जो भी चल रहा है तो उसका एक नॉर्मल टेम्परेचर तभी वो चल रहा है। अब वो फ्रीजिंग टेम्परेचर से चला जाएगा तो वो चलेगा? वो भी नहीं चल पाएगा। समझ रहे हो बात? खाना की बात है, खाने के लिए भी तो बॉडी कुछ करोगे तभी तो खाना पकेगा, ऐसे तो पकेगा नहीं। पानी तो जमा रहेगा दिन भर, तो उसको पिघलाने में तुम्हारा फ्यूल खत्म हो जाएगा, तो वो भी पॉसिबल नहीं है ना। तो इस वजह से क्या होना चाहिए? क्लाइमेट भी सुटेबल होना चाहिए। ये तो हो गया ठंडे जगह पे, डेजर्ट जो भी हमारे पास है। आप देखो गर्मी गर्म वाला एरिया थार डेजर्ट हो गया। थार डेजर्ट को देखोगे तो वहां के टेम्परेचर अबव द 55 डिग्री सेल्सियस। वहां पे रहने के लिए भी उन लोगों को क्या होना चाहिए? उस कंडीशन में उनका सुटेबल कंडीशन होना चाहिए। नॉर्मल इंसान उस पर रहेगा नहीं रहता है। पानी की स्कैसिटीज भी है वहां पे,
प्लांट भी नहीं है, ट्रीज भी नहीं है, इस वजह से वहां पे क्लाइमेट सेकंड कंडीशन है, जिसकी वजह से जियोग्राफिकल कंडीशंस में क्या होता है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है। क्लियर है? तीसरा है हमारे पास वाटर। वाटर जल ही जीवन, जल है तो जीवन है, पता ही है बात। यदि पानी होगा तो एग्रीकल्चर होगा, पानी होगा तो जीवन के लिए पीने के लिए पानी होगा, पानी होगा तो इंडस्ट्री के लिए पानी होगा, पानी होगा तो हम लोग वहां पे नहाने धोने के लिए, आप लोग नहाते वाते हो नहाते वाते हो तो फिर उसकी भी जरूरत पड़ेगी, है ना? तो पानी ही सब कुछ है। यदि पानी देखो, जैसे कि पॉपुलेशन हम लोग बताए थे, नहीं याद है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में बताए थे कि जितने भी इंडस्ट्रीज है वो आपका रिवर बैंक वाले एरिया पे सेटअप ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है वो कहाँ पे, रिवर बैंक वाले एरिया में। जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, मुंबई वाला एरिया हो गया, चेन्नई हो गया, मद्रास जो भी है, ये सारे एरिया कोस्टल एरिया है, रिवर बैंक का एरिया है, वहीं पे पॉपुलेशन ज्यादा है। रीजन उसके पीछे क्या है, वाटर। एंड नेक्स्ट है सोइल। वाटर समझ में आ गया, वाटर कैसे इफेक्ट कर रहा होगा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को। दूसरा है मिट्टी, सोइल के बारे में। सोइल ऐसा होना चाहिए कि हमारा एग्रीकल्चर को सुटेबल करे, वहां पे रहने के लिए कुछ लैंड्स, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे उसको सुटेबल करे। ये एग्रीकल्चर, डायरेक्ट एग्रीकल्चर को नहीं बोलेंगे कि खाली एग्रीकल्चर के लिए, मिट्टी के लिए वो भी तो होना चाहिए। ऐसा मिट्टी होना चाहिए जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्टैब्लिश हो, प्लेन होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टैब्लिश हो जाए। जैसे कि हमारे पास प्लेन रिवर, तो हमारे पास डेल्टा रीजन, डेल्टा रीजन जानते हैं ना, डेल्टा रीजन रिवर बैंक का ऐसा एरिया जो ओशन सी से मिलता वाला है, तो उस जगह पे डेल्टा रीजन इस तरीके से। अब यहाँ पे मिट्टी कैसा होगा, मार्सी होगा, दलदली होगा, है ना? अब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टैब्लिश करने के लिए बात करेंगे तो पॉसिबल है क्या? नहीं है, यही तो है ना, लेकिन पॉसिबल है क्या? नहीं। तो मिट्टी वैसा होना चाहिए जो आपका एक नॉर्मल लिविंग स्टैंडर्ड को फुलफिल करे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में भी सुटेबल हो, और वहाँ पे एग्रीकल्चर भी अच्छे तरीके से हो जाए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोडवेज बनाना है, कुछ प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है, तो वो सब कुछ अच्छे तरीके से हो जाए। क्लियर है बात, समझ में? ज्यादा जैसे कि सैंडी सॉइल, सॉइल तो सैंड भी है, अब सैंडी सॉइल वाले एरिया में कुछ एस्टैब्लिश करने जाओगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना ज्यादा पैसा लग जाएगा, कैपिटल लग जाएगा, वो उतना जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है उससे ज्यादा ही ज्यादा आपका लागत लग जाएगा, तो फिर वो प्रॉफिट वाली चीज नहीं है। तो वहां पे भी हम लोग इस तरीके से सॉइल पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, बात समझ में आया? समझ में? नेक्स्ट है मिनरल्स। मिनरल्स क्या है? ये मिनरल्स आपको डिपेंड करेगा किस पे, इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल फुलफिल करने में। मान लेते हैं हम लोग अभी यहाँ पे हैं, तो ये बिल्डिंग बना है, तो इसमें बहुत सारी चीजें यूज हुआ है, जैसे आयरन ओर का यूज हुआ होगा, है ना? यदि हमारे पास ये देख रहे हो, ये बोर्ड देख रहे हो जिसमें कॉपर लगा होगा, बहुत सारे मिनरल्स और लगे होंगे, मेटल लगा होगा, नॉन मेटल लगा होगा, तो मिनरल्स कहीं ना कहीं से मिलेगा तभी तो उसको फुलफिल करेगा। तो वैसे जगह पे भी हमारे पास फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट करता है जहाँ पे मिनरल्स भी अवेलेबल है। यदि मिनरल सही तरीके से अवेलेबल है तो इंडस्ट्री सेटअप अच्छे तरीके से होगा, और इंडस्ट्री सेटअप होगा तो हमारे जो नीड्स है जो भी चीज का, चाहे वो आपको ऑटोमोबाइल्स, बड़े बड़े इक्विपमेंट्स लेके छोटे छोटे यूटेंसिल्स तक, बर्तन वर्तन भी, उसमें नीड्स तो मिनरल्स का ही जरूरत पड़ेगा ना। स्टेनलेस स्टील कैसे बनाओगे? आयरन चाहिए ना, आयरन हो, तो मिनरल्स का भी जरूरत होना चाहिए। जैसे झारखंड का जमशेदपुर, बोकारो इस एरिया है, तो ये सब एरिया हमारे पास ज्यादा स्टैब्लिश क्यों है, वहां पे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है? क्योंकि वहां पे मिनरल्स है, मिनरल्स होने की वजह से वहां पे इंडस्ट्री सेटअप है, इंडस्ट्री सेटअप है तो वहां के लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो गया, सब लोग को फुलफिल हो रहा है। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? क्लियर है? क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन नॉर्मल से पूछा जाए कि व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, दो बोलना है, जियोग्राफिकल एंड ह्यूमन। जियोग्राफिकल में नॉर्मल सा जो भी कंडीशन आता है जियोग्राफी से रिलेटेड, वो कंडीशन बोल देना। क्लियर? दूसरा है ह्यूमन फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स एंड इकोनॉमिकल फैक्टर्स। आपको यहाँ पे ह्यूमन फैक्टर्स में सोशल फैक्टर्स क्या क्या कहने का मतलब है? सोशल, सोशल, सोशल। अब दो दीमक देखो, दीमक, दीमक, चींटी, बीज, मधुमक्खी, ये सारी चीजें क्या है? वो सोशल, सोशल एनिमल्स के, इंसेक्ट्स के फॉर्म में आते हैं। वो कहीं भी रह रहा है तो वो उस तरीके से अपने ग्रुप्स में रहेगा, हाँ, सोसाइटी बना के रहेगा, वो अपना एक ग्रुप्स क्रिएट करेगा, और उसमें जब तक वो सुटेबल है तब तक वहां पे रहेगा। अदर देन यदि उस सोसाइटी का रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो अप नहीं करेगा तो सोसाइटी से उसको क्या कर दिया जाएगा? डिवार्ड कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। क्लियर बात समझ रहे? तो इंसान में भी हमारा वैसे ही, हम लोग जो रह रहे हैं ना, तो एक सोशल फैक्टर भी अफेक्ट करता है जिसकी वजह से हम लोग वहां पे सुटेबल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, यहाँ पे सब तो डाइवर्सिटी है, लॉट ऑफ डाइवर्सिटी हम लोग देखते हैं यहाँ पे, हिंदू मुस्लिम जो भी है, अपर कास्ट लोअर कास्ट सब लोग रह रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग यहाँ पे कोई आ जाए, मान लीजिए बाहर से कोई आ जाए, जैसे कि श्रीलंका से कोई आ गया,
बांग्लादेश से कोई आ गया है ना, उनका क्या है रहन सहन, उनका लैंग्वेज है ना, तौर तरीका जो भी है उनका अलग तरीके का होगा। यदि वो यहाँ पे रह के, सुनिए, यहाँ पे रह के उसको इस कंडीशन उसको क्या होना चाहिए, यदि सोशली उसको अडेप्ट करने के लिए कोशिश करेगा तो क्या पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल होगा। उनको रहने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, उस तरीके से अडेप्ट करने में लगभग सालों लग जाएंगे, लैंग्वेज समझने में, उनका रहन सहन तौर तरीका समझने में। तो इस वजह से सोशल फैक्टर भी आपको क्या करता है, अफेक्ट करता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन से। उसमें रजिस्टर है 7 का नहीं, 8 का नहीं, ठीक है। कल्चरल फैक्टर्स बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है इंडिया के अंदर, बाहर में तो उतना नहीं है लेकिन इंडिया में बहुत ज्यादा। कैसे है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे बिहार में है तो हम लोग को छठ पूजा में, यदि कोलकाता जाओगे तो वहां पे दुर्गा पूजा, काली पूजा, ये सब। यदि वहां से चले जाओ साउथ में चले जाओ तो वहां का अलग पूजा है, पोंगल, ये सब जो भी चल रहा है। उड़ीसा में जाओगे तो अलग है, राजस्थान में जाओगे तो अलग है, जम्मू कश्मीर में जाओगे तो अलग। तो ये सारी चीजें क्या है, कल्चरल फैक्टर्स। तो वो लोग जो इस फेस्टिवल को अच्छे तरीके से अपना मानते हैं, उसको पूजा करते हैं, तो वो लोग कहाँ पे सुटेबल कंडीशन पे मतलब कि अपने आप को बसाएंगे, वो बसाएंगे जहाँ पे उनका सेम फैक्टर्स रोल प्ले करेगा। मतलब जहाँ पे छठ पूजा का यदि कंडीशंस हो रहा है तो वो लोग छठ पूजा को बढ़ावा वही लोग देंगे जो वहां पे उनको मान रहे हैं। यदि बिहार में जो लोग हैं वो लोग किसको बढ़ावा देंगे, छठ पूजा को देंगे बढ़ावा। तो कल्चर फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर करता है जिसमें हमारा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी तरीके से होती है। क्लियर है, बात समझ में आया। उसके बाद है पॉलिटिकल फैक्टर्स। पॉलिटिकल फैक्टर्स दो तरीके से है यहाँ पे। अभी का लाइव कुछ समय पहले पिछले साल 2025 में सुने होंगे नेपाल के बारे में, है ना, नेपाल के बारे में, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे कंडीशंस आए कि करप्शन राइज अप होने लगा पॉलिटिकल में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में। तो वहाँ के लोग क्या होने लगे, सब लोग आगे बढ़े और एक जनरेशन का बोला जाता है आंदोलन हुआ और वहाँ के जो भी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को सबको हटा के वहाँ से अपना एक नया लाया गया, रूल्स एंड कंडीशंस बनाया गया। समझ में आया, क्लियर ये बात। तो ये क्या है, डिस्टर्बेंस पॉलिटिकल यदि फैक्टर्स, पॉलिटिकल यदि हमारे पास गवर्नमेंटल कुछ भी चल रहा है, यदि सही तरीके से बैलेंस वे में नहीं चल रहा है तो वहां पे लोग क्या करेंगे, बसेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल बड़े बड़े शहर देश में, जैसे साउथ अफ्रीका में देखोगे, और युगांडा हो गया, नाइजीरिया हो गया, ये सब कंडीशन जहाँ पे, नाइजीरिया सुने होगे ना, तो ये सब जगह पे क्या है, पॉलिटिकल कंडीशन बहुत ही बदतर है। वहाँ पे लोग जो रह रहे हैं सही तरीके से उनको हेल्थ केयर नहीं मिल रहा है, वहाँ पे उस तरीके से गवर्नमेंटल जो भी काम हो रहा है वो सही तरीके से नहीं मिल रहा है। तो क्या करेगा, वहां से लोग वहां पे रहने के लिए रिलेबल नहीं होंगे, वहां से भागेंगे। यदि सारा कंडीशन सही मिल रहा हो, हेल्थ केयर, एजुकेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गया, यदि सही तरीके से सब कुछ मिलेगा तो वहां पे रहेगा अच्छे तरीके से, स्टेबल फॉर्म में रहेगा। यदि हम लोग इंडिया की बात कर लिया जाए, केरला में देखोगे तो सारे कंडीशन अच्छे तरीके, गवर्नमेंट स्कूल के अच्छे तरीके से दे रहा है, पब्लिक फैसिलिटीज अच्छे तरीके से दे रहा है, हेल्थ केयर हो गया, स्कूल एजुकेशन हो गया, और ट्रांसपोर्टेशन का हो गया, यहाँ तक तो वहां का खुद का वाईफाई है, पूरा सेटअप है। सुने होंगे, सुने ऐसा तो खुद का है उनका वाईफाई, पूरा स्टेट ही हो रहा, पूरा उनका खुद का अपना वाईफाई दिए हुए। तो ये क्या है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटीज है। यदि पॉलिटिकल स्टैब्लिश होगा तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छी तरीके से होगा, यदि अस्टेबल नहीं होगा तो वहां पे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देखते मिले। क्लियर बात समझ में आया, क्लियर यहाँ तक। अब है इकोनॉमिकल फैक्टर्स, पैसा। केरला जैसे शहर हो गया, और महाराष्ट्र का भी है, लेकिन महाराष्ट्र में कभी कुछ समय पहले थोड़ा सा पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस आया था, जहां पे हम लोग देखे थे कल्चरल फैक्टर्स पे डिपेंड आया था, ठीक है, जिस वजह से उत्तर प्रदेश और बिहार के जो लोग हैं उनको वहां से लैंग्वेज बैरियर क्रिएट किया गया था। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो मेंशन है ना कि जो भी रहेगा सब जगह रहेगा अपना, जो भी लैंग्वेज के ऊपर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया जाए। लेकिन वो हुआ था, फिर उसके बाद क्या हुआ, बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये था क्या, वहां से फिर सब लोग भागने लगे थे ना, तो भागने लगे मतलब क्या है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन वहां का जो होने लगा, क्या हुआ, डिस्टर्ब होने लगा, समझ में। फिर सब अच्छे से सही हो गया, फिर बैलेंस हो गया था, फिर वहां पे लोग रहने लगे सही से, समझ में। वही कहते हैं इकोनॉमिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स। अब मान लेते हैं यहाँ पे नेपाल में जाओ, ठीक है, नेपाल में कोई रह रहा है, सुनिएगा, नेपाल में कोई रह रहा है, वहां पे कुछ भी चीज है, जैसे कि मान लेते हैं वो बिस्किट खरीदने गया, अब बिस्किट उसके 100 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है, मान लेते 100 रुपए का बिस्किट, अब उसे मिल रहा है 1000 रुपए का, बहुत सारे टैक्सेस लगा के कुछ भी करके इस तरीके से मिल रहा है उसका पैसा, बिस्किट उसको। तो क्या वहां पे लोग रहने सुटेबल होगा क्या, नहीं होगा। अब जैसे कि उनको एक रिलेबल
प्राइस में उनको जो भी प्रोडक्ट मिल रहा है नहीं लेकिन कोई प्रोडक्ट वहां पे उनको सही तरीके से पैसे में मिल रहा है, अच्छे तरीके से जो भी है, तो वो क्या करेगा वहां पे सर्वाइव करेगा। फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास बजट आया, सुने होंगे कल, है ना, बजट आया तो उसमें बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट किया गया, जैसे कि यदि कोई गवर्नमेंटल ऑफिसर्स है, यदि कोई गवर्नमेंट में काम कर रहा है तो उनकी पेंशन इतना हो जाना चाहिए, इतना उसको पैसा मिल जाएगा, सैलरी इनकम हो जाएगा, एक पे कमीशन आएगा, ये सब सुने होंगे, थोड़ा बहुत जान रहे होंगे। तो ये सारी चीजें क्या है, इकोनॉमिकली आपको क्या किया जा रहा है, स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है ना। यदि आप कुछ खरीदने जा रहे हो तो जैसे कि पेट्रोल प्राइस की बात किया जाए, अभी जो भी है कंडीशन है जो भी है, ठीक है, यदि पेट्रोल प्राइस को कम कर दिया जाए, 50 में ला दिया जाए, डीजल प्राइस भी 50 में ला दिया जाए, तो हमारा इकोनॉमिकल फैक्टर कैसा होगा, स्टेबल फॉर्म में होगा। हम लोग के जो लिविंग स्टैंडर्ड के जो पैसा है ज्यादा नहीं लग रहा होगा, हम लोग जी रहे होंगे अच्छे तरीके से, तो वहां पे क्या करेगा, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन भी अफेक्ट करेगा। समझ में आया ये बात, क्लियर है। पॉपुलेशन चेंज मान लेते हैं अभी का 2025 का, इधर शांत हो जाओ, 2025 का टाइम पीरियड ले लें, ठीक है। इस टाइम पीरियड में पॉपुलेशन हमारा जो 2024 में था, सुनो इधर नहीं समझ में आएगा पॉपुलेशन चेंज डिफिनेशन पढ़ के, एक टाइम पीरियड फिक्स कर लिया जाता है 2025, ठीक है, और 2025 में ये कंपैरिजन किया जाएगा कि 2024 से कितना पॉपुलेशन हमारा इंक्रीज किया। मान लेते हैं एस्टिमेट 2024 में 1000, ठीक है, 1000 अब हो गया हमारे पास 1225, ये डिफरेंस आया 225, तो जो 225 एक टाइम पीरियड में जो हमारे इंक्रीमेंट दिखा रहा है या डिक्रीमेंट भी होगा, तो उसको हम लोग टर्म एज कहेंगे पॉपुलेशन चेंज, ठीक है। तो चेंज इन द पॉपुलेशन इन ए स्पेसिफिक टाइम, उसको हम लोग कहेंगे पॉपुलेशन, उसमें टाइम फिक्स होगा, ऐसे नहीं कि आज जो पॉपुलेशन है वो बढ़ गया है, क्या हुआ, तो ऐसे नहीं बोल पाएंगे, लेकिन उसको जब तक टाइम फिक्स नहीं करके बताओगे तब तक हमारे पॉपुलेशन चेंज की बात नहीं किया। क्लियर बात समझ में। उसी में आता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हमारा है वो एक्सप्लेन कर रहा है कि पॉपुलेशन चेंजेस ज्यादा हो जाए। मान लेते हैं इसमें आपको जो डेटा दिया हुआ है, देखोगे तो डेटा दिया है अंटिल द ईयर 18 सेंचुरी के आसपास में इट वाज वेल अंडर द 1 बिलियन। वर्ल्ड वाइड हमारे पास पॉपुलेशन कैसा था, 1 बिलियन के आसपास में, समझ में आया, हाँ अंडर 1 बिलियन आसपास में था, ठीक है, वेल अंडर 1, हाँ 1 बिलियन के अंदर में था, ठीक है। However, after this period there was the population of, जो भी हमारे पास क्या हुआ, एक्सप्लोइट हुआ, और जो हम लोग जो देख रहे हैं आज जो है 8 बिलियन के आसपास में चला गया, ठीक है, नियरली कितना चला गया, 8 बिलियन पॉपुलेशन हमारे पास क्या हो गया, वर्ल्ड वाइड बढ़ गए। तो ये जो अचानक से राइज अप हुआ वो टर्म एज किसका आएगा, ओवर पॉपुलेशन का आएगा, ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का आएगा। क्लियर बात समझ में। तो ये यहां देखिएगा, तो इससे दिक्कत क्या है इधर, तो इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से दिक्कत क्या है, जैसे कि हमारे पास रिसोर्सेस, हमारे पास रिसोर्सेस कैसे है, लिमिटेड, बहुत सारी चीजें हमारे पास लिमिटेड है, नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है। यदि पॉपुलेशन इस तरीके से एक्सप्लॉइट होगा एक पार्टिकुलर रीजन के, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इंडिया का ही बात कर लिया जाए, कुछ समय तक हमारा इंडिया सेकंड नंबर पे था पॉपुलेशन, हमारे पास पॉपुलेशन में, अब क्या हो गया, नंबर 1 पे हो गया, लेकिन रिसोर्सेस हमारे पास क्या हो गया, लिमिटेड ही है, उतना ही है, और धीरे धीरे रिसोर्सेस क्या होगा, घटेगा। तो ये क्या होगा, राइज अप करेगा, हमारे पास डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा पॉपुलेशन के बीच में। जो नीड्स है, जैसे कि हमारे पास बच्चों का जो नेचुरल नीड्स होगा, एग्रीकल्चर लैंड का नीड्स होगा, एग्रीकल्चर का नीड्स होगा, तो ये सारे नीड्स को क्या करने लगेगा, डिस्टर्ब करना शुरू करेगा। एनवायरमेंटल कंडीशन क्या करने लगेगा, डिस्टर्ब करना शुरू करेगा। तो इस तरीके से पॉपुलेशन हमारा एक्सप्लोजन क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, नुकसान। तो पॉपुलेशन चेंज क्या है, समझ में आ गया। स्पेसिफिक टाइम में जो भी चेंजेस आ रहा है पॉपुलेशन में उसको पॉपुलेशन चेंजेस कहेंगे। एक्सप्लोजन क्या है, तो अचानक से पॉपुलेशन बढ़ जाना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहेंगे। क्लियर, समझ में आया। अब है बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बर्थ रेट एंड डेथ रेट में देखिएगा, कहा जा रहा है कि 1000 जन्म लेने पे, ठीक है, एक साल में यदि कोई जन्म ले रहा है तो इसमें बहुत कितना जन्म ले रहा है, 1000 पॉपुलेशन के अंदर में, उसको हम लोग क्या कहेंगे, बर्थ रेट को डिफाइन करेंगे। क्लियर है। द बर्थ रेट विच रिफर्स द नंबर ऑफ द लाइव बर्थ
मतलब जो जिंदा जन्म लिया है, जो अब आगे बढ़ेगा 1000% ने, ठीक है, क्लियर, पर ईयर, उस नहीं समझना है। देखो, नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 100 पीपल इन अ ईयर, क्लियर, पर ईयर या इन ए ईयर, मतलब 1000, मतलब कि आज 1000 लोग यहाँ पे हैं एक साथ, ठीक है, ठीक है। इसमें से कितना बर्थ हुआ जो लाइव बर्थ जिंदा है, उसको हम लोग कहेंगे बर्थ, मतलब कि एक साल में कितना जन्म लिया है और जो जिंदा है, किसके रेस्पेक्ट में, 1000 पीपल के रेस्पेक्ट, ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे बर्थ रेट। अब क्लियर हो गया। अब इसी का उल्टा, कितने लोग डेथ हो गए, लोग डेथ हो गए, सब चीज आएगा इसमें, ओल्ड एज भी आएगा, अडल्ट के सब जो भी डेथ हो रहा है सारे, और कितने कितने में आएगा रेशियो में, वो 100,000 पर ईयर के रेस्पेक्ट में आएगा, तो उसको हम लोग कहेंगे डेथ रेट। मरने की मतलब कि क्या इसको हिंदी में कहते हैं मृत्यु दर और ये जीवन दर, ठीक है, मतलब कि कितना लोग मर रहा है और कितना लोग जन्म ले रहे हैं, ठीक है। इस तरीके का हमारे पास क्या होगा, पॉपुलेशन बर्थ रेट होगा और क्या होगा, डेथ रेट। और ये देखो, इस वजह से ही तो पॉपुलेशन चेंजेस की बात आएगा। देखो फॉर एग्जांपल, बर्थ रेट हमारा इंक्रीज हो जाए, हम मरे ही ना, इधर ध्यान दो, बर्थ रेट इंक्रीज हो जाए और मरे ही ना, तो क्या होगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने का कंडीशन आएगा। यदि हम लोग देख लेते हैं डेथ रेट ज्यादा हो जाए, मरने वाले जो कंडीशन है वो ज्यादा हो जाए और जन्म लेने वाला कंडीशन क्या हो जाए, कम हो जाए, तो हमारा पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, डिक्लाइन के फॉर्म में चला जाएगा। समझ में? हाँ, रशिया का कंडीशन क्लियर है, बात समझ में? अब है दूसरा नेचुरल ग्रोथ रेट। नेचुरल ग्रोथ रेट क्या है, देखिएगा, द रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट। जो भी डिफरेंसेस आएगा, इधर मान लेते हैं एक साल में जो बर्थ रेट है वो है हमारे पास 1000, ठीक है, और डेथ रेट क्या है दिया गया है, वो ले लेते हैं 900, कितना लोग मर गए, तो जो नेचुरल ग्रोथ कितना हुआ, वो ग्रोथ होगा कितना हमारे पास 100। समझ में? तो चेंज इन द डिफरेंसेस ऑफ बर्थ रेट एंड डेथ रेट को हम लोग क्या कहेंगे, नेचुरल ग्रोथ रेट। नेचुरली वो अपना ग्रोथ कर रहा है, तो वो हो जाएगा हमारे पास क्या, नेचुरल ग्रोथ रेट। क्लियर है? इसमें नेगेटिव ही होगा ग्रोथ रेट, कहने का मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा ग्रोथ की बात किया जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे कंडीशन उल्टा कर दिया जाए, लगभग बर्थ रेट जो था हमारे पास 900 कर दो और इसको क्या कर दो 1000 कर, तो ये माइनस में आ जाएगा ना, तो ये नेचुरल ग्रोथ रेट डिक्लाइन हुआ। समझ में आया? समझ में आया? ये बात क्लियर है? क्या ठंडी, अरे टेम्परेचर थोड़ी बात कर रहे हैं, टेम्परेचर की थोड़ी बात हो रही है। चलो नेक्स्ट, ठंडी के दिनों में अब हो गया, जन्म भी तो लेता है, ऐसे थोड़े है। गर्मी के टाइम पे नहीं नहीं नहीं, तो ये गलत है। आओ हम तुमको अभी एक्सक्लेमेशन दिखाते हैं। अभी जितने एक पेड़ों को इधर सुनो, इधर ध्यान दो, अभी क्लियर हो जाएगा। एक हैंड रेज करो, इधर हैंड रेज करो जिनके जनवरी से लेके मार्च तक का जन्म बर्थ रेट, मतलब जिनका जन्म जनवरी से, अब उठाएगा नहीं तो फिर कैसे बताएंगे? हाथ उठाओ, जनवरी से लेके मार्च कितने लोग हुए? 2, 3, और अक्टूबर से लेके दिसंबर तक मैक्सिमम। दिस आर द रीजन ऑफ केसेस का, ठंडी के मौसम में ही सबका सबसे ज्यादा होते हैं बर्थ। बीच वाले